नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न रहने वाले हैं उनका एनालिसिस हम आज विभिन्न जो तथ्य हैं, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ ऑथेंटिकेशन है, उनके सहित करेंगे। तो आज की क्लास के हमारे जो मुख्य प्रश्न रहने वाले हैं वो है 17वां वन महोत्सव और भारत के जो नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनके संबंध में, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के बारे में, उनके संबंध में हम पढ़ेंगे। और राजस्थान करंट अफेयर जल्द ही दोबारा शुरू करेंगे। हमारे जब 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके पश्चात शुरू करेंगे। तो सभी साथी जल्दी जल्दी सहयोग करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ये करंट अफेयर की क्लासें हैं जो उपलब्ध होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, मोंगला बंदरगाह। तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है और बांग्लादेश ने चीन के साथ चीन बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन विकसित करने हेतु समझौता किया है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। वर्तमान में बंदरगाह का नियंत्रण चीन को नहीं दिया गया है। अब बात करें 17वें वन महोत्सव के संबंध में, तो 17वें वन महोत्सव का आयोजन 1 से 7 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है और इसकी शुरुआत है जो 1950 को के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी और उद्देश्य वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण को बढ़ावा देना। और मणिपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तृतीय चरण के तहत 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है जो रखा गया है और दिल्ली सरकार ने 17 लाख पौधे लगाने की घोषणा इसके तहत की है। अब बात करें विदेश सचिव हैं, उनका कार्यकाल बढ़ चुका है। तो विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है। पहली बार 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव इनको नियुक्त किया गया था और इससे पूर्व 2019 से 21 तक चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। कौन? विक्रम मिश्री। तो इनका कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है, किसके तौर पर? ये विदेश सचिव के तौर पर। अब बात करें नए उप सेना प्रमुख के रूप में, तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने भारत के उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है और जून 1988 में महार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। अब बात करें FCRA 2.0 पोर्टल एवं EOCI इकोसिस्टम के संबंध में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने FCRA 2.0 एवं EOCI इकोसिस्टम लॉन्च किया है। उद्देश्य विदेशी अंशदान प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल एवं सरल बनाना और EOCI के माध्यम से OCI कार्ड धारकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होगी। और महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में बात करें तो FCRA का पूर्ण रूप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और वर्तमान अधिनियम 2010 के तहत है। अब बात करें उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन की, तो उड़ीसा सरकार ने 2026 से 36 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रहने वाला है गहरे समुद्र में मत्स्य पालन, समुद्री निर्यात एवं तटीय आजीविका को बढ़ावा देना। और इसके संबंध में बात करें तो इसका बजट 295 करोड़ रुपए और लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त समुद्री मछली उत्पादन एवं 500 प्लस रोजगारों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। बात करें विंबलडन 2026 की, तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का 139वां संस्करण शुरू हुआ। आयोजन 29 जून को होना था और 29 जून से 12 जुलाई 2026 लंदन यूके में। और यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है तथा ग्रास कोर्ट पर इसे खेला जाता है, यानी इसका जो मैदान या कोर्ट कहें तो घास से परिपूर्ण होता है। शुरुआत इसकी 1877 में और 2025 पुरुष एकल विजेता की बात करें तो जेनिक सिनर और 2025 में महिला एकल विजेता इग्गा स्वातेक रही। जेनिक सिनर पुरुष एकल विजेता और इग्गा स्वातेक महिला एकल विजेता। तो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसकी। अब बात करें आईसीसी मेंस T20 बैटिंग रैंकिंग में, तो ईशान किशन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान है जो प्राप्त किया। तो बात करें आईसीसी की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, तो स्थापना 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई यूएई में और अध्यक्ष है इसके जय शाह इसके अध्यक्ष है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो ये जय शाह है भाई बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई के अध्यक्ष है कौन? जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष आपको तुरंत जल्दी ही
सूचित कर दिया जाएगा। बीसीसीआई की अध्यक्षा कौन? जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष है कौन? जय शाह। और इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष आपको जल्दी अवगत करा दिया जाएगा। अब बात करें नई ब्लाइंड फिश प्रजाति की खोज, तो भारत में पहली गिटचैक नकाना नामक नई ब्लाइंड फिश प्रजाति खोजी गई है। इसे असम के एक पारंपरिक कुएं इन डग्ड आउट वेल से खोजा गया है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली भूमिगत अंधी मीठे पानी की मछली है। तो इसकी लंबाई 20 मिलीमीटर और नई जीन्स लगभग एवं नई स्पीसीज जीवित अवस्था में है और लाल रंग की दिखाई देती है, यानी इसके आंखें नहीं हैं। और जीएसटी दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई। उद्देश्य इसका वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। अब बात करें जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 के तहत गठन 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसका गठन हुआ था। अब बात करें एसबीआई की स्थापना दिवस, तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस है जो मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है इसके संबंध में, तो बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 में और एसबीआई का गठन हुआ 1955 में। अब बात करें भारत के नए 31वें सेना प्रमुख, तो जून 2026 में भारत के सेना को नया नेतृत्व मिला जब जनरल धीरज सेठ ने सीओएस का पदभार संभाला। सीओएस भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी रहते हैं। ये रक्षा मंत्रालय को सेना संबंधी नीतियों के संचालन पर सीधे सलाह देते हैं। कार्यकाल इनका सामान्यतः 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो रहता है। अब बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक, तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जून 2026 में महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक पद की कमान दी गई है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1887 में हुई। और आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद और आंतरिक जो खतरे हैं उन पर सूचना एक तरह इसका मुख्य कार्य रहता है। और निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इनकी नियुक्ति है जो की जाती है। अब बात करें FCRA 2.0 पोर्टल की, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके अंशदान और पारदर्शिता के लिए FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च। FCRA 2010 के तहत NGOs को विदेश चंदा लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अब बात करें 2.0 वर्जन रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटो अलर्ट और डेटा एनालिटिक्स देना, और इससे विदेशी फंड के दुरुपयोग पर रोक और अनुपालना आसान होगा। अब बात करें वायुसेना के नए उप प्रमुख के बारे में, तो जुलाई 2026 में एयर मार्शल जो आशुतोष दीक्षित हैं IAF के नए वाइस चीफ बने। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCAS, चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है और वायुसेना के दिन प्रतिदिन के संचालन, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण देखरेख करता है। युद्धकाल में CS की अनुपस्थिति में ये कमान संभालते हैं। अब बात करें क्लाइमेट मॉडल की, तो IIT खड़गपुर ने डेंगू जोखिम पूर्वानुमान के लिए जलवायु आधारित क्लाइमेट मॉडल विकसित किया। मॉडल तापमान, आर्द्रता, वर्षा और भौगोलिक डेटा को मिलाकर मच्छर जनन की संभावना को आंकता है। जिला स्तर पर 2-4 सप्ताह पहले अलर्ट देने से रोकथाम और संसाधन आवंटन आसान होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और स्मार्ट सिटी मिशन उपयोगी साबित हो सकता है। अब बात करें अगले प्रश्न के संबंध में, तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 जामिर नजीरी की कहानी द सरपेंट इन द ग्रोव ने 2026 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज जीता है और यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित लघु कथा पुरस्कारों में से एक है। क्षेत्रीय विजेताओं को 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों के नए लेखकों को मंच देना। इसका जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है और भारतीय लेखकों के लिए वैश्विक पहचान और प्रकाशन के अवसर बढ़ते हैं। अब बात करें पर्यटन मंत्रालय का गूगल इंडिया से MOU, तो भारत को डिजिटल टूरिज्म हब बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया से यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंड यानी करार किया है। और गूगल सर्च मैप्स, यूट्यूब और AI टूल्स से भारत के 50+ डेस्टिनेशन है जो प्रमोट होने वाले हैं। और वर्चुअल टूर, 360 डिग्री व्यू और क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट, विदेशी पर्यटक इससे आकर्षित होंगे, यानी जो पर्यटक जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र के हिसाब से भाषा इसमें सेट हो सकेगी। और 2026 में भारत का लक्ष्य 15 मिलियन विदेशी पर्यटक है और डिजिटल प्रचार उसमें सर्वाधिक सहायक है जो रहने वाला है। अब बात करें आयुष्मान सारथी चैटबॉट की, तो आयुष्मान भारत PMJ को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने व्हाट्सएप चैटबॉट आयुष्मान सारथी लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य 24/7 हिंदी अंग्रेजी में पात्रता जांच और कार्ड डाउनलोड, हॉस्पिटल खोज की सुविधा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कम होने पर भी व्हाट्सएप का आसानी पहुंच और फर्जी एजेंटों से बचाव और योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन में मदद। यानी स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं रहती है, जो ज़रूरतें रहती है, जिसमें जो कुछ बिचौलिए हैं, कुछ फ्रॉड गिरे हैं, उनकी जो भूमिका है जो कम हो सके और जनता है वो सीधे स्वास्थ्य स्तरों का लाभ है जो उठा सके, इसके लिए इसकी लॉन्चिंग की गई है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन, तो 1990 के दशक में अल्बानिया में फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन नामक आर्थिक राजनीतिक संकट हुआ था और निजी पिरामिड फाइनेंस स्कीमों के ढहने के से जनता की बचत डूबी, जिससे देशव्यापी विरोध और अराजकता हुई और सेना और पुलिस ने नियंत्रण खो दिया। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जरूरी हुआ और घटना को लोकतंत्र में वित्तीय विनियमन और निवेशक सुरक्षा की सीख के रूप में पढ़ा जाता है। तो फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है, इसी कारण ये ऐड किया गया है ताकि परीक्षा में आए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकें। अब बात करें मलप्रभा नदी की, तो कर्नाटक की मलप्रभा नदी 2026 में अत्यधिक सूखे के कारण है जो सुर्खियों में रही है और कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और बागलकोट गदग जिलों में कृषि आधारित है और नवली तीर्थ बांध से सिंचाई होती है और जल स्तर गिरने से रबी की फसल और पेयजल पर संकट है जो आ चुका है और जलवायु परिवर्तन और अनियोजित जल दोहन के कारण इसका इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, जो इससे जिसके कारण यह नदी सूखती जा रही है, इसका जल स्तर घटा है। बात करें नियोकोला राष्ट्रीय उद्यान, तो सेनेगल स्थित नियोकोला कोबा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हाल में संरक्षण चर्चाओं में रहा। तो 9,13,000 हेक्टेयर में फैला सूडान गिनी स्वाना का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। लुप्त प्राय पश्चिमी अफ्रीकी शेर, अफ्रीकी हाथी और चिंपैंजी का यह आवास है और अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन से खतरा बढ़ने पर यूनेस्को ने मॉनिटरिंग इसकी तेज की। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, तो भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ब्रह्मांक चल रहा है। सीमांत सड़कें, पुल और सुरंग बनाकर सैन्य रसद और नागरिक आवागमन तेज करना इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा और एलएसी के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय जनजातीय आबादी को रोजगार और बाजार में भी पहुंच मिल सकेगी। तो बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तो जिससे कुछ हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी जुड़ेंगे। तो सुनील भारती मित्तल को भारत अमेरिका व्यापार में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया और जुलाई 2026 में विक्रम मिश्री को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया और आंध्र प्रदेश हेलीकॉप्टर संचालन हेतु सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी पाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। आंध्र प्रदेश जो हेलीकॉप्टर संचालन हेतु जो सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया है वो पाने वाला भारत का पहला राज्य बना। वर्ष 2026 में रविशंकर को भारतीय रिजर्व RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया और 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नीदरलैंड में किया जाएगा और आयरलैंड ने जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की घूर्णन अध्यक्षता संभाली और वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत 5वें स्थान पर रहा और किदाम्बी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन 2026 में रजत पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की एक और उपलब्धि जोड़ी और ग्रीस भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है। कौन सा? ग्रीस। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की, तो हर वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग उपयोग को कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट करें तथा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।